हेलो मेरे प्यारे 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 बच्चे, कैसे हैं आप? लॉकडाउन में दिन भर बैठे बैठे सुस्त हो गए हैं। थोड़ा बहुत घूमने का भी मौका नहीं मिलता है। आज का छठा एपिसोड होगा, छठा वीडियो डाल रहे हैं और कुछ आगे की क्लास की बात ही स्टार्ट हम करते हैं। यूनिट कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे, सांद्रण इकाई की बात कर रहे थे। इसमें हम पूर्व में आपको 6 पॉइंट पर पहल कर दिए थे। आज 7वां बिंदु पर फोकस कर रहे हैं, जिसका नाम है नॉर्मलिटी, हिंदी बोलता है सामान्यता। इसको इंडिकेट करते हैं बड़ी एन से, और इसमें मापते हैं इसका, इससे भी द्रव विलयन का शक्ति मापते हैं। द्रव विलयन क्या किए, थोड़ा सा बैक को भी जोड़ लेते हैं। मोलरता पर है, मोलरता पर है। इस दोनों को थोड़ा एक बार रिपीट हम कर देते हैं, इसलिए ये सब एग्जाम व्यू से भी और अंक की व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। मोलरता द्रव विलयन की शक्ति को मापा जाता है, मापता है। मोलरता ठोस विलयन सॉलिड सॉल्यूशन की शक्ति को मापता है। इसमें क्या था, सब कुछ सेम था। ऊपर में ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट इसमें भी था, ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट इसमें भी था, लेकिन अंतर क्या था, द्रव है यहाँ क्या दिए थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ सॉलिड है तो सॉलिड में वॉल्यूम का स्थान क्या हो जाएगा, वेट ऑफ। यहाँ सॉल्यूशन नहीं देना, एक जगह चेंज करना है, सॉल्वेंट क्या देना है, सॉल्वेंट। यदि ये लीटर में है तो कुछ नहीं करना है, ml में होने पर इसमें 1000 से गुना करेंगे। यदि ये kg में है तो कुछ नहीं करना है, यदि ये ग्राम में है तो यहाँ भी क्या करेंगे, 1000। तो एक निष्कर्ष तक हम लोग पहुँचते हैं, मोलरता और समानता में। समानता क्या है, दोनों द्रव विलयन की शक्ति को मापता है। इस दोनों में अंतर क्या है, एक द्रव को दिखाता है तो दूसरा किसको दिखाता है, सॉलिड। तो इसके लिए एक फॉर्मूला कायम करते हैं, नॉर्मलिटी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अपन क्या हो जाएगा, द्रव विलयन है तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन कुंची में लीटर। वही बात, यदि लीटर में है तो कुछ नहीं करना है, इसी को चेंज ओवर करते हैं ml में। नॉर्मलिटी बराबर क्या होगा, इक्विवेलेंट को स्पॉट में लिख देते हैं ऑफ सॉल्यूट। अपन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू कितना से 1000 से हो गया था। अब इसमें परिभाषा की बात है, पहले परिभाषा हम बोल देते हैं। परिभाषा की बात है तो क्या करेंगे, द्रव्यमानानुसार देंगे कि आयतनानुसार। तो निश्चित है कि द्रव विलयन है तो आयतनानुसार देंगे। आयतनानुसार 1 लीटर, आयतनानुसार 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम समतुल्य भाग को नॉर्मलिटी कहते हैं। कैसे कहेंगे, स्लो बोलते हैं, मेरे साथ लिखना है आपको। तो क्या लिखना है, आयतनानुसार 1 लीटर या 1000 ml में उपस्थित सॉल्यूट के ग्राम समतुल्य भार को नॉर्मलिटी कहते हैं। इसे कैपिटल N द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके द्वारा भी द्रव विलयन की शक्ति निर्धारित की जाती है। इतना परिभाषा लिखने के बाद ये दो फॉर्मूला को थोड़ा आगे ड्राइव कर देते हैं। फॉर्मूला ड्राइव कर देते हैं। या हम लोग को क्या मिल गया, ग्राम
इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। थोड़ा सा चीज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऊपर से आया है ना, इसमें क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपन क्या देंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। इक्विवेलेंट वेट को शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, इसको एक बार हम पूरा लिख दिया ऊपर। अब गौर कीजिएगा, इसके लिए फॉर्मूला सॉल्यूट के वेट को पूर्व में बताए थे छोटी डब्ल्यू से, कल के लास्ट क्लास में देखेंगे समतुल्य भार को इसे बताए थे, और यहाँ कर रहे थे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या करते हैं, भी लेट कर लेते हैं, भी मान लेते हैं, इसलिए नॉर्मलिटी बराबर क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर डब्ल्यू बटे ई होता है ना, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाय ई कुल बाय कितना, भी, है ना। इसको फिर से यहाँ कर लेते हैं, एन बराबर डब्ल्यू बटे ई देना था, क्या होगा, एन बराबर डब्ल्यू बाय ई गुना भी, इन इंची में लीटर में। उसी तरह से एन बराबर डब्ल्यू बाय ई गुना भी गुना कितना, 1000 देंगे किससे, इन आपका बेसिकली दो फॉर्मूला निकला है। दोनों फॉर्मूला लिखने के बाद कुछ समतुल्य भार के लिए आपको एक अच्छी चीज को दिखा दें। नीचे करना है नोट, नीचे क्या करना है, नोट। नोट के कुछ पॉइंट में लिखना है, हम स्लोली बोलते जा रहे हैं, लिखते जाइएगा। समय मिलेगा नोट्स इशू करेंगे, लेकिन जो क्लास ले रहे हैं ना, वीडियो को रोक रोक करके आप लिखने का ही प्रयास कीजिएगा, ताकि हल्का शुरू से करना है, हल्का होते जाएगा, नहीं तो बाद में क्लास का लोडिंग और नोट्स का लोडिंग दोनों पड़ेगा, जो हो सकता है आप झेल नहीं पाइएगा समय के अभाव में। अभी कुछ बात किए थे, इसको नोट करके लिख लीजिएगा। 3 पर हम पहले करते हैं, नॉर्मलिटी है, मोलरिटी है, मोललिटी है, ये 3 शब्द है ना। तो नोट का पहला नोट लिखिएगा, नॉर्मलिटी एवं मोलरिटी दोनों के द्वारा द्रव विलयन की शक्ति निर्धारित की जाती है। नॉर्मलिटी और मोलरिटी के द्वारा द्रव विलयन की शक्ति निर्धारित की जाती है, जबकि मोललता के द्वारा, मोललता लिखेगा, जबकि मोललता छोटी है, या मोललिटी के द्वारा सॉलिड सॉल्यूशन की शक्ति निर्धारित की जाती है। ये सब स्मरणीय बिंदु है, याद रखना है, न्यूमेरिकल में मदद देगा। नोट का सेकंड पॉइंट लिखेंगे, नॉर्मिटी एवं मोलरिटी में द्रव विलयन के आयतन होते हैं। ठीक यही देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया ना, जबकि मोलरिटी में सॉल्वेंट या विलायक के द्रव्यमान होते हैं। नोट का तीसरा पॉइंट क्या है, बोर्ड पर अप टू डेट कर रहे हैं, पहले सुनिए समझिए, अब पूरा लिखना है हमी को, उसको देख करके अप टू डेट कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ, तीसरा का ए नंबर कर लीजिएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसी। इसका हिंदी होगा अम्ल के समतुल्य भार। हिंदी क्या होगा, अम्ल के समतुल्य भार। इसमें समय दीजिएगा,
कल की क्लास में यदि हम लोग याद करते हैं, ध्यान में रखते हैं, एक अम्ल का पहचान किससे होता है? H+ से, और क्षार का पहचान OH से। किसी अम्ल में जितना H+ परमाणु विस्थापित होती है अभिक्रिया के दौरान, वो उसकी क्या होता है? क्षारीयता कहलाती है। क्या बोले? फिर से बताते हैं। जैसे HCl है, H2SO4 है, इसमें H एक है, H+ एक है, इसकी क्षारीयता क्या होगा? बेसिसिटी क्या होगा? 1 होगा। इसमें H2 है, इसकी बेसिसिटी क्या होगी? 2 होगी। तो इस लाइन को निकालते हैं, अम्ल की क्षारीयता क्या होती है? लिखते चलिए मेरे साथ, किसी अम्ल में विस्थापित H+ की संख्या H+ की संख्या अम्ल की क्षारीयता बेसिसिटी कहलाती है। जैसे देखिए इधर गुणन कर देते हैं एसिड, इधर बेसिसिटी कहलाती है। देखिएगा फर्स्ट भी दिखा देते हैं। एसिड में उसके बेसिसिटी से भाग देकर अम्ल के समतुल्य भार निर्धारित की जाती है। जस्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक है कोलन एसिड का, दूसरा है बेसिसिटी का, तीसरा है मोलर मास का, और अंतिम कॉलम है इक्विवेलेंट वेट का। जस्ट लाइक पहला अम्ल है HCl, दूसरा अम्ल है H2SO4, तीसरा अम्ल है H3PO4। इसे बताइए H कितना है? 1, इसमें H2, इसमें 3, एक और थोड़ी मोलिकुलर मास को m बोलेंगे, HCl में कितना होगा? 36.5 हो जाएगा। इसका मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा? 98। कल भी हम बताया है। इसका मोलर मास कितना होगा? इसका भी 98 हो जाएगा। अब गौर करना है, इसमें 1 से भाग लगेगा, E बराबर क्या होगा? m/1 बराबर 36.5/1 बराबर 36.5। इसमें क्या हो जाएगा? E बराबर m/2, अर्थात कितना? 98/2 बराबर 49। इसमें क्या होगा? E बराबर m/3, 98 अपॉन कितना? 3, 32.6 हो जाएगा। ये तो अम्ल हो गया, अम्ल की बात। बी नंबर का आप डिफाइन करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। इसका हिंदी होगा क्षार के समतुल्य भार। इसमें कोई चेंजिंग, थोड़ा चेंजिंग कर देते हैं, इसी को देख देख आप लोग लिख लीजिएगा। यह तैयार हो गया होगा। इसमें थोड़ा चेंज करते रहेंगे, खुद से आप तैयार हो जाएगा। कंपेयर करके देखिए, अभी हम लोग क्षार को फोकस कर रहे हैं, तो हो गया खत्म। किसी अम्ल है, अभी बात कर रहे हैं क्षार का। अम्ल के स्थान पर क्या होगा? किसी क्षार में विस्थापित, यहाँ H+ की जगह पर क्या होगा? OH- की संख्या
यहाँ अम्ल के स्थान पर क्या हो जाएगा, क्षार की अम्लीयता, क्षार की अम्लीयता, एसिडिटी, स्पेल बोल देते ACIDIT का एसिडिटी कहलाती है। अब गौर कीजिएगा पैराग्राफ चेंज करके, क्षार अर्थात बेस में उसके एसिडिटी से बेस के अनुभार में उसके एसिडिटी से भाग देकर क्षार के समतुल्य भार निर्धारित की जाती है। क्या करना है, बेस में उसके बेस के अनुभार में उसके एसिडिटी से भाग देकर क्षार के संतुल्य भार निर्धारित की जाती है। अब गौर कीजिए उदाहरण, यहाँ क्या हो जाएगा, उदाहरण में पहले होगा बेस, उसका क्या हो जाएगा एसिडिटी, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद गिवन एनर्जी। उदाहरण नंबर 1 ले लेते हैं, NaOH CaMgOH NH4OH। इसका देखते हैं, एक OH है, इसमें 2 OH है, इसमें भी एक OH है। क्या हो जाएगा, M बराबर सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1 24, ऑक्सीजन का 16 बराबर कितना हो गया 40। मैग्नीशियम का 12 होता है, वो 17 17 34, 4 कुछ और 3 कितना हो गया, 4 को 6 3 1 4। इसमें देखिए तो नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन 5, 4 1 5 में होगा, और ऑक्सीजन 16, 6 4 + 5 15, बच गया 1। कैपिटल M बराबर 35, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या हो जाएगा, M बटे इसमें M 1 हो जाएगा 40, इसका E बराबर क्या होगा 46 बटे 2 बराबर 23, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा 35 बटे 1 बराबर 55। तो क्षारीयता और अम्लीयता देखिए, इस चीज को ध्यान रखते हुए अब हम लोग रिलेशन फाइंड करते हैं। एक चीज और नोट करके मैं कोई प्रैक्टिस नोट में चौथा पॉइंट बहुत अहम है, इसको मन से इंपॉर्टेंट कीजिए। आपके टारगेट में ऑब्जेक्टिव है, उसमें अभी जो चौथा पॉइंट बता रहे हैं आपके टारगेट में भी इसका इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, NCERT भी मिल सकता है या फिर कोई एग्जाम में भी पूछ सकता है। बताइएगा, मोलरता और मोलरता दोनों तो शक्ति को मापता है, दोनों शक्ति के मापक यूनिट है। इतना आप बताइए किससे एक्यूरेसी होगा, किस मापक यंत्र में, सांद्रण के मापक इकाई में अधिक मैंने शुद्धता होगी। तो इसको हम समझा देते हैं, सोच लिया हमने, मिलाइए जो हम बोल रहे हैं। कैसे बोलेंगे, पहले समझा के बोलेंगे। मोलरता से किसको मापते हैं, द्रव, और मोलरता से किसको मापते हैं, ठोस। वर्क कर रहे ना, मोलरता द्रव विलयन की शक्ति को मापता है, जबकि मोलरता किस विलयन की शक्ति को मापता है, ठोस विलयन की शक्ति को मापता है। और एक्यूरेसी किसका एक होगा, ठोस विलयन का, मोलरता का। अब गौर कीजिएगा, सुबह में पानी रखते हैं और वो पानी को दिन भर छोड़ देते हैं। सुबह का टेम्परेचर कुछ और होता है, दोपहर का कुछ और होता है, रात का कुछ और होता है, शाम का कुछ और होता है। तो फ्लैक्चुएट करता है टेम्परेचर, मॉर्निंग टू इवनिंग फ्लैक्चुएट करेगा। बताइए कि ये द्रव यदि है शुरू ही है द्रव के रूप में, इसमें पानी में कुछ न कुछ चेंजिंग होगा, मीन्स इवोपरेशन की घटना होगी, वेपराइजेशन की घटना होगी, कुछ न कुछ इसमें चेंजिंग होगी। सुबह में आयतन कुछ और था, दोपहर अब बदल जाएगा, फिर शाम बदल जाएगा। इसलिए बताइए सुबह का माप, दोपहर का माप और शाम का माप एक समान होगा, सब माप अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत टेम्परेचर बदलने पर
द्रव में क्या होते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, द्रव में प्रसार होते हैं। अब बताइए इसके बाद ठोस विलयन है ना, एक सॉलिड को यदि हम सुबह रखते हैं, दोपहर रखते हैं और शाम रखते हैं, नेचर का मामूली परिवर्तित ताप क्या सॉलिड में अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाता है, इसलिए इसका एक्यूरेसी जो है ना समान होगा, इसका मापक मान क्या होगा, समान होगा, सुबह हो शाम हो या दोपहर। तो आपसे एग्जाम पूछेगा मोलरता और मोललता में सुपीरियर सांद्रण इकाई कौन है, हम लोग बोलेंगे मोललता। ये भी दे सकता है, रीजनिंग दीजिए, इसका कारण बताइए। तो कारण क्या करेंगे, मोलरता एक द्रव विलयन, लिख लीजिएगा नोट, हम बोलते जा रहे हैं। मोलरता के द्वारा द्रव, मोलरता, अच्छा ऐसा करते हैं, नॉर्मिटी को भी नोट कर लीजिएगा। मोलरता और समानता दोनों के द्वारा द्रव विलयन की शक्ति को निर्धारित करते हैं, जबकि मोललता के द्वारा ठोस विलयन की शक्ति निर्धारित की जाती है। एक द्रव विलयन वायुमंडल के परिवर्तित ताप के कारण उसमें प्रसार होती है, प्रसार माने फैलाव, उसमें प्रसार होती है, जिससे अलग अलग टेम्परेचर पर इसका मान बदल जाती है। जबकि मोललता द्वारा ठोस विलयन की शक्ति निर्धारित की जाती है, जिस पर वायुमंडलीय ताप का औसतन प्रभाव कम पड़ती है, नहीं के बराबर पड़ती है। इस स्थिति में इसका मापन हमेशा लगभग समान होगी। अतः हम कह सकते हैं कि मोललता मापन की शुद्धतम इकाई होती है। हो गया ना, सब नोट्स में कुछ पॉइंट दिए हैं, एक्सट्रूड कर लिए हैं, इसी से रिलेटेड नया शब्द रख रहे हैं। देखिएगा आपको रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। क्या लिखना है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, समानता और मोलरता के बीच संबंध। इसका हिंदी होगा समानता और मोलरता के बीच संबंध। ठीक है ना, एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा। नॉर्मलिटी बराबर क्या हो जाएगा, MOLARIT, मोलरिटी गुना मोलर मास। क्या किए, नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी गुना मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट।
समझिए तो इसको हम थोड़ा सा रफ में सिद्ध कर देते हैं। इसे गौर कीजिएगा, H2SO4 है, इसका मोलर मास कितना होता है याद कीजिए, मोलर मास 98, 2 हाइड्रोजन निकलने वाला है, 2 से भाग दिए, परिणाम कहाँ तक आ गया, आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा ना, इसका क्या निकलेगा, इक्विवेलेंट वेट निकलेगा, अर्थात ये कितना वैल्यू हो गया 49। अब थोड़ा सा समझिए, H2SO4 मोलर मास बटे इक्विवेलेंट वेट, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है, मोलर मास 98, इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 49, कटी कीजिए कितना आ गया 2, तो 2 क्या निकला H2SO4 का, ये अम्ल है, इसका क्षारीयता निकला। क्या कि फिर से रिपीट करते हैं, ऊपर के फॉर्मूला को देखिए, मोलर मास बटे क्या होता है इक्विवेलेंट वेट, H2SO4 उदाहरण दिए, इसका मोलर मास कितना होता है 98, इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 49, दोनों का रिलेशन यदि कायम करते हैं 2 आया, ये 2 जो आया अंक आया, क्या आया, ये 2 क्या आया इक्विवेलेंट वेट आया, सॉरी ये 2 क्या आया क्षारीयता आया, बेसिसिटी। तो इसको ऐसा कर लेते हैं, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड बराबर क्या होगा MOLERIT, मोलरिटी गुना एसिड है तो क्या हो जाएगा बेसिसिटी, नॉर्मलिटी ऑफ बेस क्या हो जाएगा मोलरिटी गुना एसिड। बस ये रिलेशन को याद रखिएगा, एग्जाम में कभी 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में रखता है, बस टारगेट में भी आपको मिल सकता है। ये तो खत्म हो गया, इसके बाद अगला पॉइंट है मोल फ्रैक्शन। एक मिनट रुकिएगा, वीडियो बना रहे हैं। हेलो सुना ना, कुछ देर के बाद बात करें छे पैसा दिया नहीं होगा, अभी कैसे डिसाइड कर तुरंत हम आपको अब देखिए अगला पॉइंट 8वां नंबर होगा मोल फ्रैक्शन। बहुत कुछ अच्छा चीज बता दी आज का एपिसोड में, आज तो ये नहीं हो पाएगा। मोल फ्रैक्शन से पहले फॉर्मूला बताना था, खींचिए देते हैं फॉर्मुलेटी, फॉर्मुलेटी का हिंदी में फॉर्मूला। आज मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन पर कल अगली वीडियो में करते हैं फॉर्मुलेटी। बस इसका आसान है, पहले फॉर्मूला लेकर लिख देते हैं, फॉर्मुलेटी को F से इंडिकेट करते हैं, ये भी लिक्विड सॉल्यूशन के लिए वैलिड होगा। लिक्विड सॉल्यूशन बोले तो निश्चित है कि क्या है आयतन अनुसार, फॉर्मुलेटी फॉर्मूला जिसको इंडिकेट करते हैं F से, इसके लिए वैलिड है लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। एक फॉर्मूला होता है FOR, फॉर्मुलेटी बराबर, ध्यान दीजिए कुछ नहीं है इसमें दिमाग लगाना, बहुत आसान है, हर चीज आ जाएगा ग्राम फॉर्मूला रेट ऑफ सॉल्यूट बटे क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या है लीटर। उसी तरह से क्या करेंगे, फॉर्मुलेटी बराबर ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ml बोले तो क्या दिमाग में आया 1000,
अब तो उस्ताद बना दिया आपने। जहाँ लीटर में है, केजी में है, कुछ नहीं करना है, ml में या ग्राम में किए तो बिना सोचे अच्छा है अंक दे देना है, जब बिना आंख बंद करके दे देना है 1000। ये तो हो गया ना। आपकी इस फॉर्मूला में एक नया वर्ड आया फॉर्मूला में, उसको भी तोड़ देते हैं। फॉर्मूला में ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट, ये सब कहाँ से आया? मन से नहीं आया, अपने मन से नहीं, ये यहाँ से आया। ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट मिल गया था। इसमें क्या होगा? फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट बटे इसके कर गए फॉर्मूला वेट नीचे आना था, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट। ये तो हर हाल में रहेगा, ये चीज हमसे मिस हो गया था। ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट बटे फॉर्मूला वेट, फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट। थोड़ा सा इसमें एक रिपीटेशन की जरूरत है, रिपीट कर देते हैं। फॉर्मेलिटी बराबर क्या था? ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उसी तरह से इसको ml में तब्दील की है, ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, जिसके लिए हम लोग किसका सहारा लिए? 1000 का सहारा लिए। हम लोग के लिए एक नया वर्ड है ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट। देखिए ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होगा? ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट बटे फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट को क्या करेंगे? छोटी w, फॉर्मूला वेट को क्या करेंगे? F। वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर कट कर दीजिएगा, वॉल्यूम बराबर भी मान लेंगे, इसलिए फॉर्मेलिटी बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मेलिटी बराबर बस लिखा दीजिए छोटी w बटे F अपन कितना दिए, आप फाइनल कर लेते हैं। फॉर्मेलिटी बराबर छोटी w F गुना v इन कौन सी है? लीटर में। उसके फॉर्मेलिटी बराबर क्या होगा? छोटी w बटे F गुना v, गुना कितना? 1000 इन कौन सी है? ml। फॉर्मूला में अब इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? फॉर्मूला इसका परिभाषा बोल रहे हैं आयतनानुसार 1 लीटर विलियन में विलय के सूत्रधार को फॉर्मेलिटी कहते हैं। एक बार और रिपीट कर देते हैं। आयतनानुसार बिलियन के 1 लीटर या 1000 ml में विलय या सॉल्यूट के ग्राम फॉर्मूला वेट को फॉर्मेलिटी कहते हैं। लास्ट यूनिट, लास्ट बचा हुआ है मूल फ्रैक्शन, मूल प्रवाह। अच्छा है, लंबा है, कल इसको हल करते हैं। हो सकता है इससे रिलेटेड कल अंक की भी कुछ छोड़ेंगे आप लोग। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए मन से। टीचर की कमी हम जानते हैं हर स्टूडेंट को होता है, और एक स्टूडेंट के जिंदगी के शुभचिंतक टीचर को भी आपकी कमी महसूस होती है। आपकी कमी के साथ हम क्लास में रहे हैं, अफसोस तो होता ही है, लेकिन परिस्थिति सब का दुर्दशा बुरा दिया, इसलिए थोड़ा सा मन तो नहीं लगता है पढ़ाने में। फिर भी आपका याद को ध्यान में रख करके प्रयास कर रहे हैं अच्छे से अच्छे वीडियो। प्रत्येक दिन मेरा वीडियो 1 से 2 दूसरा से तीसरा अच्छा होते रहे। बेस्ट ऑफ लक, गुड मॉर्निंग।